नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिकता पढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का टॉपिक कर रहे थे हम इन दिनों, और हमने जानने का प्रयास किया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नव स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा एक अलग तरीका विश्व राजनीति में अपनाया गया। अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का उनके द्वारा प्रयास किया गया, और दोनों गुटों, अमेरिकी और सोवियत गुटों से स्वयं को अलग रखने का मार्ग जो है उसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन एक तरह से कहा जाता है। उन्होंने शक्ति गुटों से अपने आप को अलग रखा, सैनिक संगठनों से अपने आप को अलग रखा, और स्वयं के विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय की सबसे बड़ी वजह थी शीत युद्ध का माहौल जो संपूर्ण विश्व में था 1945 के पश्चात। और शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ और अमेरिकी गुटों में तनावपूर्ण स्थिति थी, और संपूर्ण विश्व का माहौल जो है शीत युद्ध से प्रभावित था। नकारात्मक माहौल, एक युद्ध का सा माहौल संपूर्ण विश्व में उसमें था। तो इन राष्ट्रों ने स्वयं को अलग रखने के लिए एक नया तरीका अपनाया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। एक नया मार्ग उन्होंने दिया था, और इस आंदोलन ने कई उपलब्धियां भी हासिल की। इसके सदस्यों की संख्या बहुत ही कम थी प्रारंभ में, जो कि अब 120 हो गई है। तो ये स्वयं में इस बात का परिचय है कि यह आंदोलन सफल रहा है और विकसित होता गया है। एक तृतीय विश्व के जो राष्ट्र थे, विकासशील जो राष्ट्र थे, अधिकतर विकासशील राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। तो ये आंदोलन नई ऊंचाइयों को छूता रहा। 1991 में जाकर के जब सोवियत गुट का बिखराव हो गया, सोवियत संघ कई राष्ट्रों में विभक्त हो गया, उसके टुकड़े हो गए, और वहां साम्यवाद समाप्त हो गया। इसके साथ साथ वार्सा संगठन जो है वह भी विघटित हो गया। तब गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों ने स्वयं ये अनुभव किया कि अब इस संगठन का क्या औचित्य है जब शीत युद्ध नहीं है, जब विचारधारा का संघर्ष विश्व में नहीं है, सैनिक संगठनों का महत्व भी कम हो गया है, क्योंकि वार्सा संगठन समाप्त हो गया और नाटो संगठन ने भी अपनी एक नई भूमिका तलाश ली। तो वह द्वंद्व शक्ति संघर्ष विश्व में नहीं रहा 1991 के बाद। तो अब इस संगठन की क्या प्रासंगिकता है, क्या औचित्य है, ये अनुभव किया गया गुट निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा, और विचार मंथन इस पे चला। फरवरी 1992 में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट तौर से अपील की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। किंतु बहुसंख्यक विदेश मंत्रियों ने इस विचार का विरोध किया था और कहा था कि बड़ी संख्या में गुट निरपेक्ष देश अभी निर्धन हैं और समृद्ध राष्ट्रों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका शोषण, नव औपनिवेशिक शोषण किया जाता है। इससे उन्हें बचाने के लिए यह आंदोलन आवश्यक है। और इस आंदोलन की प्रासंगिकता यह भी है
कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में संवाद को जारी रखा जाए और विकासशील राष्ट्रों के स्वयं के मध्य भी आपसी जो मतभेद हैं उनको दूर करके जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं उनमें मनमुटाव दूर करके उनके सहयोग को बढ़ाया जाए, यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए भी ये आंदोलन आवश्यक है। तो शीत युद्ध के समाप्ति के बाद और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पहला जो सम्मेलन मिस्र में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का हुआ 1992 में, तब गहरा इस पर विचार विमर्श हुआ, विचार मंथन हुआ और ये निर्णय यही हुआ कि निश्चित तौर पे शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, निश्चित तौर पे सैनिक गुटों का महत्व कम हो गया है, लेकिन नए संदर्भ में शीत युद्ध आज भी प्रासंगिक है। आज भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र पिछड़े हुए हैं, आज भी विकसित राष्ट्रों द्वारा उनका शोषण होता है। तो यदि ये राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से संगठित रहेंगे तो उनका शोषण जो है कम होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशिक जो शोषण जारी है उसका संगठित विरोध जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से किया जा सकेगा। तो इस आंदोलन को जारी रखने, इस संगठन को जारी रखने का निर्णय लिया गया और उसके बाद से गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है चल रहा है। तो इसकी प्रासंगिकता आज पढ़ रहे हैं हम। इसमें पहला आता है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना। पहली इसकी प्रासंगिकता सिद्ध होती है नए युग में 1991 के बाद में नई विश्व व्यवस्था में, वो है कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग महासभा के माध्यम से ही 1974 से चल रही है कि विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम होनी चाहिए। ऐसी न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कायम होनी चाहिए जहाँ आर्थिक शोषण नहीं हो, जहाँ कमजोर राष्ट्रों का, जहाँ विकासशील राष्ट्रों का शोषण कम से कम हो, न्यायपूर्ण आर्थिक संबंध विश्व में कायम हो। यह उद्देश्य नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का है। तो यह अभी स्थापित करना बाकी है, ये उद्देश्य अभी पूरा होना बाकी है। और इस उद्देश्य हेतु संगठित होकर के अगर विकासशील राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से यदि विकासशील राष्ट्र प्रयास करेंगे तो सफलता अधिक मिलने की संभावना है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग एक संगठन के माध्यम से ये करें, यह इसकी पहली प्रासंगिकता है और बनी रहेगी। दूसरा है आणविक निरस्त्रीकरण के लिए दबाव बनाना। जैसा हम सभी जानते हैं कि विकसित राष्ट्र ही, विशेष तौर पर यूरोपियन कंट्रीज और जो विकसित राष्ट्र हैं, परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों के पास ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिनके माध्यम से ये मिनटों में संपूर्ण विश्व को समाप्त कर सकते हैं। तो आणविक निरस्त्रीकरण की जो बात है उठाई गई गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा ही, और विशेष तौर पर भारत के द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से, कि विश्व में 1954 में ही भारत के द्वारा महासभा में इस बात को उठाया गया कि विश्व में हथियारों में कटौती होनी चाहिए, और इसको निरंतर जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठकों में उठाया जाता रहा। तो आज भी एक समस्या है ये आणविक निरस्त्रीकरण की आवश्यकता आज भी है। हथियारों में कटौती होनी चाहिए, तभी विश्व जो है सेफ हो सकता है। विश्व युद्ध की संभावना कम हो सकती है, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो संपूर्ण मानवता समाप्त हो जाएगी। तो आणविक निरस्त्रीकरण के लिए एक संगठित होकर के दबाव बना सकता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तीसरी इसकी प्रासंगिकता आता है दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन दें। दक्षिण दक्षिण यानी कि जो विकासशील राष्ट्र हैं वे सभी लगभग एक जैसी समस्याओं, आर्थिक सामाजिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। आर्थिक पिछड़ापन है, बेरोजगारी है, जनसंख्या विस्फोट है, पर्यावरण प्रदूषण है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका जो है सभी राष्ट्र जिनसे जूझ रहे हैं। तो इनकी समस्याएं लगभग एक जैसी सी हैं, तो क्यों न ये मिल करके इन समस्याओं का समाधान करें, एक दूसरे का सहयोग करें, और विकसित राष्ट्रों की गुलामी के बजाय ये खुद का ही आपस में सहयोग करते हुए आत्मनिर्भर बने। जो सामान एवं वस्तुएं एक विकासशील राष्ट्र में उत्पन्न होती हैं वो दूसरे में नहीं है अगर, तो उसकी
आपसी व्यापार इनका बढ़ाया जाए ताकि इनके आर्थिक संसाधन समृद्ध हों और इनके व्यापारिक जो है हित का ध्यान में रखते हुए उचित दर पर एक दूसरे को अगर ये व्यापार में ध्यान रखते हैं तो इन सब का आर्थिक विकास भी होता है और ये मजबूत भी बनते हैं, स्वावलंबी भी बनते हैं। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन, क्योंकि दक्षिण के राष्ट्रों में आपस में बहुत फूट है, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र स्वयं भी एक नहीं है, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है एक गुट के माध्यम से, एक संगठन के माध्यम से। आगे आता है, आगे प्रासंगिकता में आता है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना। 1990 के पश्चात एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है जिसका लीडर जो है, जिसका नेता है अमेरिका। तो अमेरिका संपूर्ण विश्व में जो चाहता है करता रहा है इन सालों में, तो वह भी ठीक नहीं है। तो अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन विभिन्न गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में से जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वे भी अगर विकसित होकर के अपनी एक पहचान विश्व में बनाते हैं, अपना एक विकसित मॉडल संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो वे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं और अमेरिकी दादागिरी को कुछ सीमा तक रोक सकते हैं। तो ये अगर राष्ट्र संगठित होंगे तभी ऐसा संभव है, अकेले किसी भी एक राष्ट्र के दम में ऐसा नहीं है। आगे आता है, विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना। उत्तर दक्षिण संवाद, यानी विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के मध्य सार्थक वार्ता की ज़रूरत है, क्योंकि विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों की आवश्यकता है। उन्हें कच्चा माल चाहिए, तैयार माल के लिए बाजार चाहिए जो कि विकासशील राष्ट्रों के पास ही है, और विकासशील राष्ट्रों को भी तकनीकी और आर्थिक सहायता चाहिए जो कि विकसित राष्ट्र उन्हें देते रहे हैं और दे सकते हैं, उचित दरों पर दे सकते हैं। तो इनमें सामंजस्य जरूरी है। विश्व हित के लिए, संपूर्ण विश्व की शांति और विश्व हित के लिए, संपूर्ण विश्व के विकास के लिए, संपूर्ण मानवता के हित में विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य सार्थक वार्ता होनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, तभी नई विश्व व्यवस्था कायम हो सकती है। तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक संगठन के रूप में इसमें सहयोग कर सकते हैं। आगे आता है, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों जैसे ओपेक, तेल निर्यातक जो देश हैं, ओपेक देशों को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपना अधिशेष पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा करने के बजाय विकासशील देशों में विकासात्मक उद्देश्यों में प्रयोग करें। यानी जो अच्छी वित्तीय स्थिति वाले, विशेष तौर पे तेल निर्यातक जो देश हैं वो गुटनिरपेक्ष देशों में से ही हैं, वो अपनी आर्थिक संसाधन के बल पर विकासशील राष्ट्रों का अगर थोड़ा ज़्यादा सहयोग करें, उचित दर पर उन्हें सहायता दें, तो विकासशील राष्ट्र समृद्ध होंगे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को गति मिलेगी, मजबूती मिलेगी। उससे क्या है कि उत्तर दक्षिण संवाद को भी प्रोत्साहन मिलेगा और दक्षिण दक्षिण संवाद भी विकसित होगा। ये भी इसकी प्रासंगिकता में आता है। आगे आता है, नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया जाना चाहिए। नव औपनिवेशिक शोषण यानी पहले तो था साम्राज्यवाद, औपनिवेशवाद था, जब राजनीतिक शोषण हुआ करता था, जब राजनीतिक सत्ता स्थापित की जाती थी विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों पर या कमजोर राष्ट्रों पर, और उसको साम्राज्यवाद का नाम दिया गया, उपनिवेशवाद का नाम दिया गया। आजकल का जो युग है, आधुनिक युग है, वह नव औपनिवेशिक शोषण का समय है। यानी आजकल राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने के बजाय, सैनिक साम्राज्य स्थापित करने के बजाय आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया जा रहा है। कुछ ही 7-8 जो शक्तिशाली देश हैं, उनकी ही जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, MNCs हैं, वो संपूर्ण विश्व में काम कर रही हैं और विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को, उनकी राजनीति को और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक उनकी जो धरोहर है उन सबको प्रभावित कर रही है। तो इसको नव औपनिवेशिक शोषण कहते हैं। यानी कभी राजनीतिक शोषण था जो चले गए वो राष्ट्र, लेकिन
आज भी लगभग उन्हीं राष्ट्रों की मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं विकासशील राष्ट्रों में काम कर रही हैं, जो उनको हर दृष्टि से नियंत्रित रखे हुए हैं। उनको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैनिक हर दृष्टि से उनका शोषण उनके द्वारा किया जा रहा है। और औपनिवेशिक शोषण से भी अधिक भयानक जो है नव औपनिवेशिक शोषण है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको रोकने के लिए भी, इसको थोड़ा संतुलन स्थापित करने के लिए भी अगर ये विकासशील राष्ट्र एक होकर के संगठन के माध्यम से कार्य करेंगे तो अधिक सफलता इस क्षेत्र में मिलेगी, उनको इस शोषण से कुछ मुक्ति मिलेगी। आगे की प्रासंगिकता में आता है संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाना चाहिए, ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो सकें, यानी सुरक्षा परिषद की सदस्यता में पर्याप्त बढ़ोतरी की जा सके या महासभा को और अधिक अधिकार दिए जा सकें। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इसकी चर्चा जो है कई वर्षों से संपूर्ण विश्व में चल रही है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कर रहा है और अन्य मंचों से भी की जा रही है। उद्देश्य है कि सुरक्षा परिषद के आकार को बढ़ाया जाए या जो उनका वीटो पावर है इन 5 राष्ट्रों के बजाय कुछ और राष्ट्रों को दिया जाए, जिससे कुछ विकासशील राष्ट्रों को, कुछ गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को भी, इसमें भारत, ब्राज़ील और कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो मांग कर रहे हैं कि उनको भी, जर्मनी है, जापान है, इन राष्ट्रों को भी शामिल करके जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, ताकि शक्ति संतुलन विश्व में कायम हो। और 5 राष्ट्रों की जो विश्व में मनमानी है, दादागिरी जो कर रही है, सुरक्षा परिषद को पंगु बनाते रहे हैं ये लोग, ये राष्ट्र जो हैं, तो उससे कुछ जो है रोका जा सकता है और ये संगठन जो है संपूर्ण विश्वव्यापी महत्व इससे प्राप्त कर सकेगा। तो सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की भी मांग की जा रही है, या तो ये स्वीकार करें या फिर महासभा को अधिक शक्तिशाली बनाने का निर्णय जो है लिया जाए, उस पर सहमति बने विकसित राष्ट्रों की और विशेष तौर पर जो स्थायी सदस्य हैं। तो चार्टर में संशोधन करके ही ऐसा हो सकता है और उसके लिए फिर से इन 500 महाशक्तियों की जो है सहमति आवश्यक है। तो उसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन दबाव बना करके, अगर इस संगठन के माध्यम से दबाव बनाएंगे तो इसमें सफलता मिलने की संभावना रहती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए भी जो है इसकी प्रासंगिकता है कि ये दबाव बनाए। और अंतिम प्रासंगिकता के रूप में हम कह सकते हैं कि जो आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है विकासशील राष्ट्र हैं, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ही हैं। तो उनका समाधान भी, इस समस्या, ये एक नई विश्व व्यवस्था की बड़ी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। इसके समाधान के लिए भी आवश्यक है कि ये विकासशील राष्ट्र जो पीड़ित हैं इससे, वो संगठित होकर के एक संगठन के माध्यम से कार्य करें, तो इसका खात्मा शायद संभव हो। और एक अन्य समस्या जो आज के विश्व में है वो है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हालांकि विकसित राष्ट्र अधिक हैं, उनके यहाँ औद्योगिक उत्पादन बहुत पहले से है और औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध राष्ट्र हैं, लेकिन वे इस बात के लिए सहमत नहीं हो रहे कि वे अपना जो है पर्यावरण प्रदूषण में उनका जो नकारात्मक योगदान है उसको रोकें। वे शर्तें लगाते हैं विकासशील राष्ट्रों पर कि वे ही अपने यहाँ सुधार करें। तो इस तरह का जो उत्तर दक्षिण संवाद जब होता है तो इस तरह के मुद्दे जो है संपूर्ण विश्व में छाए रहते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी का समाधान भी कोशिश करें विकासशील राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से उसका समाधान हो सके। तो ये अनुभव किया गया और ये एक तथ्य है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज के युग में भी प्रासंगिक है और नए युग में उसकी प्रासंगिकता नए रूप में स्थापित हो गई है। धन्यवाद।